हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर्स के स्ट्रक्चर और हमने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। आज उस एसिडिक स्ट्रेंथ की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि दो अगर आपको सल्फ़र के ऑक्सो एसिड दे दिए जाते हैं तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है किसी भी ऑक्सो एसिड की 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सो एसिड के अंदर अगर किसी भी सेंट्रल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई होगी। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर मान लो आपके पास दो ऑक्सो एसिड है, उसके अंदर एक ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी सेंट्रल एटम की, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो सेंट्रल एटम की हाइयर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सेकंड, नंबर ऑफ द डबली बॉन्डेड। अगर हाइयर नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम उस सेंट्रल एटम से अटैच होंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। थर्ड है लेस नंबर ऑफ द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम। अगर उस सेंट्रल एटम से लेस नंबर ऑफ द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये 4 कंडीशन है जो किसी भी ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। आज हम एक्सप्लेनेशन दे के समझाएंगे। H2SO3, ठीक है, ये आपका है ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फ़र। ठीक है, अब हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। तो ये वाला ऑक्सी एसिड हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर था 1 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इधर और 1 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम OH एंड OH। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर आप निकाल चुके थे बाय वीबीटी थ्योरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सल्फर अटैच है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से एंड 2 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम से। इसके अंदर क्या आया था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसकी स्ट्रक्चर आई थी टेट्राहेड्रल, बट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतना रिपल्शन क्रिएट करता था कि इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से डिस्टोर होकर पिरामिडल के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सल्फर एटम है हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें जो ऑक्सीजन एटम है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, जो सल्फ़र की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको मोर पॉजिटिव बनाएगा। मोर पॉजिटिव मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड आपका बन जाएगा पोलर। ये बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एसिड का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर से जितनी जल्दी जितनी ईजिली H पॉजिटिव आयंस रिमूव हो जाता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अब कंपेयर करते हैं इसको H2SO4 के साथ। फर्स्ट इधर इसकी स्ट्रक्चर आपकी थी टेट्राहेड्रल विद 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम एंड विद 2 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 6। अब यहाँ पे क्या है, एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है जो कि शो करेगी हाई एसिडिक स्ट्रेंथ को। सेकंड, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 है, तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा एंड ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर बनेगा और जितना ज़्यादा पोलर बनेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब ये थी एक्सप्लेनेशन किसी भी ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम इनको कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे है +6, तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। सेकंड फैक्टर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है।
एक फैक्टर लेस नंबर ऑफ द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम, इसके अंदर भी 2 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम है, इसके अंदर भी 2 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम है। प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम का मतलब वो ऑक्सीजन आइटम जिसके साथ प्रोटोन अटैच्ड हो, ठीक है। सेकंड, डबली बॉन्डेड, नंबर ऑफ द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आइटम, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है। तो 2 फैक्टर के अकॉर्डिंग जो आपका H2SO4 है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी H2SO3 की, ठीक है। अब बात आती है कि इसने बोला है कि लेस नंबर ऑफ द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम, ये इससे क्या मतलब है। मान लो कि ए आपका फॉर्मूला लगाती हूँ दिस, ठीक है, कोई भी जस्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है OH या फिर यहाँ पे कोई और एटम अटैच्ड है। तो मान लो कि एक सॉरी, मैंने आपको एक ऑक्सो एसिड ऑफ द फॉस्फोरस के अंदर एक करवाया था, मुझे याद आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ फॉस्फोरस की, उसके अंदर एक फॉर्मूले के अंदर एक OH अटैच था, दूसरे के अंदर 2 थे एंड तीसरे के अंदर 3 था, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि अगर एक अटैच होगा तो 100% पोलरिटी बॉन्ड इसी के अंदर होगी, अगर 2 होगा तो 50-50% डिवाइड हो जाएगी, अगर 3 होते हैं ना तो 33% डिवाइड होगी, तो पोलरिटी लेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं लेस नंबर ऑफ द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे तभी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2, ठीक है। हमें इस चैप्टर के अंदर करना है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तो वैसे तो मैनी यूजेस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, ऑक्सीजन जो एटम एक दूसरे से अटैच्ड होंगे और विद 2 हाइड्रोजन एटम विच इज प्रेजेंट इन ए ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के बीच की डिस्टेंस होगी 145.8 पिकोमीटर होती है। एंड हियर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो 101.9 डिग्री। ये जो एग्जैक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो डाटा आया ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये बॉन्ड लेंथ होगी 98.8 पिकोमीटर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच की। और अब क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसका एक फेमस नाम होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ओपन बुक लाइक, जैसे कि आपकी कोई बुक है वो ऐसे वो ओपन होगी, ठीक है, इस टाइप की बुक है वो ओपन होगी, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बुक के जैसे होगी, ठीक है। तो ये ओपन बुक लाइक डैश लाइन से शो करोगे आप, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनके बीच का एंगल होगा 92.2 डिग्री, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप थ्योरी के अंदर मेंशन करोगे कि जो इसकी स्ट्रक्चर है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक है। और इसको एक पॉपुलर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको एक पॉपुलर इसको एक पॉपुलर नेम दिया गया है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा कि आप इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इट्स बॉन्ड लेंथ इज 1 पॉइंट, मीन्स मैं यहाँ पे आपको जस्ट शॉर्टकट में लिख के बता रही हूँ, आपको थ्योरी के अंदर पूरा लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी 145.8 पिकोमीटर एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच फोर्थ पॉइंट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 98.8 पिकोमीटर एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज 92.2 डिग्री एंड दिस इज दिस। तो ये आप सब इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो द हाइड्रोजन एटम विल ऑलवेज रिपेल द अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बेंट मोलिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ये है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो आप इसके अंदर देख के आप थ्योरी के अंदर मेंशन करोगे। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की, इसकी प्रॉपर्टी। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, मीन्स इसका वाटर लाइक कलर होता है पेल ब्लू कलर का, तो ये होगा ऑलमोस्ट कलरलेस
इसका कलर होगा पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू कलर। सेकंड जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो अगर हम ग्राफ के ऊपर एक्स्ट्रा प्लॉटेड करें वो नियरली 150.2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आता है। ठीक है, 150.2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। थर्ड है जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है -0.43 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या करेगा, वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। मैं यहाँ पे दोबारा बोल रही हूँ कि शॉर्टकट के अंदर मेंशन कर रही हूँ, आपको पूरी लाइन एज ए थ्योरी के फॉर्म में लिखनी होगी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड होमोजीनियस मिक्सचर विद एडिंग ए वाटर। ठीक है, सेकंड ये इसकी जो ऑर्डर होती है वेरी शार्प होती है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो वेरी शार्प होगा। और जो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है वो ईथर के अंदर सोल्यूबल होगा, अल्कोहल के अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल। ठीक है, H2O2 होगा सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। और जो पेट्रोलियम ईथर होगा, पेट्रोलियम ईथर उसके अंदर इनसोल्यूबल होगा, सोल्यूबल H2 पेट्रोलियम ईथर के अंदर इनसोल्यूबल होगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो एक्ट करता है बोथ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और इन बोथ मीडियम, इन एसिडिक एंड इन बेसिक मीडियम। तो फर्स्ट पॉइंट है H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एंड ऑल्सो इन बेसिक मीडियम। मतलब ये दोनों टाइप से एक्ट करता है। ये रिड्यूस, किसी चीज़ को रिड्यूस भी करेगा और किसी को ऑक्सीडाइज भी कर देगा, मीन्स उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है। एंड ऑल्सो इन बेसिक मीडियम। फर्स्ट रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इन एन एसिडिक मीडियम। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लेड सल्फाइड। ठीक है, वो होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। जब उसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है देन फॉर्मेशन ऑफ द लेड सल्फेट PbSO4 एंड विद रिलीज ऑफ द वाटर। ठीक है, इसके अंदर इसने ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम किया है। ये जो रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम के अंदर होगी। यहाँ पे लेड का यहाँ पे जो H2SO4 जो काम करेगा वो एज ए, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, यहाँ पे H2O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे आके +1, मीन्स ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है कि अपने जो जिसके अंदर रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडेशन जिसके अंदर होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेकेंड, रिड्यूसिंग नेचर इन एन एसिडिक मीडियम। इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे HOCl, ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोराइड है। उसका रिएक्शन जब कराते हैं हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, ये आप आगे हेलोजन फैमिली में पढ़ोगे, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोराइड। तो देन फॉर्मेशन होगी H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन प्लस O2। यहाँ पे इसने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम किया है और ये जो रिएक्शन हो रही है वो एसिडिक मीडियम के अंदर होगी। थर्ड आपका है ऑक्सीडाइजिंग
नेचर इन बेसिक मीडियम, नेचर इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे लेंगे हम मैग्नीज 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हम आयनिक इक्वेशंस लिख रहे हैं, उसको ऐड किया है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर। ये जो होगी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस में 2OH नेगेटिव। फोर्थ रिएक्शन है रिड्यूसिंग नेचर इन बेसिक मीडियम, ये 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव इन बेसिक मीडियम। I2 आयोडीन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड इन ए बेसिक मीडियम मीन्स OH, मीन्स इसके पास आपका NaOH LiOH कुछ भी हो सकता है, वो बेसिक मीडियम को शो कर रहा है। तो इसके अंदर होगा 2I नेगेटिव प्लस में 2H2O प्लस O2। यहाँ पे आप आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे 0, यहाँ पे चेक करोगे -1, मीन्स इसने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम किया है। ठीक है, अब आता है कि ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ना आप है ना सिर्फ वैक्स लिंक्ड ग्लास के अंदर ही स्टोर करके रख सकते हो इन ए डार्क प्लेस। नाउ यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज़ होता है, मीन्स जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं ऑलमोस्ट उनके अंदर H2O2 का यूज़ देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो मेन यूज होता है वो ब्लीचिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इन टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सेकेंड, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो हेयर ब्लीच के लिए जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है कि हेयर कलरिंग के लिए यूज़ करेंगे, मीन्स यहाँ पे भी ब्लीच का काम करेगा बट एज ए सेफ कॉस्मेटिक्स। ब्लीचिंग ऑफ हेयर, इधर ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल और पेपर। थर्ड, इसको एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और इन डिटर्जेंट के अंदर भी यूज़ किया जाएगा, एग्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इस जो वाटर, आजकल क्या होता है कि जो वाटर सिस्टम होता है, इम्प्योर जो वाटर होता है उसको प्योर किया जाता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है वाटर के अंदर से इम्प्योरिटी निकालने के लिए। और वो इम्प्योरिटी किस टाइप की होगी, ऑर्गेनिक टाइप के इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो टू रिमूव वाटर इम्प्योरिटीज़, from water waste, to remove organic water impurities from the water waste। ठीक है, 7th पॉइंट आता है कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ना जो मेन एप्लीकेशन है, मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है, वो कॉस्मेटिक्स के अंदर होती है और इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे टूथपेस्ट में एज ए वाइटनिंग की फॉर्म में H2O2 को यूज़ किया जाता है। तो H2O2 का यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट के अंदर फॉर वाइटनिंग द टीथ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फैमिली विच इज़ ए हैलोजन फैमिली।
हेलोजन फैमिली, इसके अंदर आपको क्या करनी है, हेलोजन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ करनी है और जो हाइड्रो एंड ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, देयर स्ट्रक्चर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, और इंटर हेलोजन टाइप्स के कंपाउंड करने हैं। इंटर हेलोजन टाइप्स का कंपाउंड एक नई टर्म आई है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। इस टर्म के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसके अंदर कवर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली के इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स, हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, हियर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपको पता होगा कि हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर हेलोजन एलिमेंट्स होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टन। ठीक है, हियर इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2s2 2p5 and 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड अपनी वैलेंस शेल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। क्लोरीन मीन्स मैनी टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, -1, +1, +3 एंड +5। ब्रोमीन भी मैनी टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, +1, +2, +3, +5 एंड इवन +7 तक के कंपाउंड मिल जाते हैं ब्रोमीन के अंदर। सेम आयोडीन -1, +1, +3, +5, -7। ये जो इतनी मीन्स अब आप सोचोगे कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ पे अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, वो कैसे, बट फ्लोरीन सिर्फ एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब क्या होता है कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो है क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये कंपाउंड सेम हेलोजन के साथ है। इंटर हेलोजन का एक कंसेप्ट आएगा कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ जिन कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटर हेलोजन्स के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करके अपनी इलेक्ट्रॉन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 चली जाती है। सेकंड, जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करके +3, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट इनकी पढ़ते हैं हम बेसिक से प्रॉपर्टी। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं इन अ पीरियड्स के अंदर, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, किस वजह से डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो साइज होगा कंपेयर टू अदर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा, साइज स्मॉल होगा। बट जब डाउन द ग्रुप जाओगे आप फ्लोरीन से एस्टानिन की तरफ, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट उसके साथ नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे कि जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ता जाएगा। बट जब अलोंग द पीरियड्स जाते हैं तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, तो इनका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी,
आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम, ठीक है, मेटल एटम या नॉन मेटल एटम, ठीक है, उसको हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी लाइट या एनर्जी इन ए फॉर्म ऑफ फोटोन या प्रोटोन प्रोवाइड करे कि उसके अंदर, जैसे ये है प्रोटोन न्यूट्रॉन अंदर होंगे, ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 जैसे, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें कि जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जो प्रोटोन से मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन के पास है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रांगली बाउंड होगा, देन इसके अंदर अट्रैक्शन होगा, देन इसके अंदर, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक है। तो इतनी अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इसको पॉजिटिव बना दे, ठीक है, और विद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है हैलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है कि हैलोजन जैसे फ्लोरीन है 2s2 2p5, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में निकालेगा नहीं, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इनकी जो हैलोजन आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मान लो मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो मेरे को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन एक्स्ट्रा कंडीशंस के ऊपर, तभी इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। थर्ड पॉइंट हम करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म क्या होती है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स किसी भी एटम के अंदर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल जाए, उस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल दें, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होगी ना, तो आयनाइजेशन के अंदर क्या था, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन डालना है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बात आती है, अब मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर मुझे 2s2 2p5, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर सबसे ज़्यादा हैलोजन की होगी, क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेनिंग और पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग वैन डेर वाल्स फोर्स। तो मीन्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब एक टर्म आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बात करूँ कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, इसको बोलूँगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स क्लोरीन के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ देन बनेगा क्लोरीन नेगेटिव आयन। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो हो गए इसके 18 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको बोलूँगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन क्लोराइड की, ये यहाँ पे सिर्फ एटम है और ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करेगा, द पावर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ क्लोराइड आयन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अदर एटम, इस एटम से के कंपैरिजन में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो क्या होता है कि इनका एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से इनका इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, मतलब जैसे HF के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ये इतने पावर से अपनी तरफ खींचेगा कि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड पोलर बना देता है। ठीक है, या फिर और भी एटम आप लगा लो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अब 6 पॉइंट आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हैलोजन एटम दे हैव ए नॉन मेटालिक इन नेचर। इनकी मेटालिक नेचर, आपको पता है कि मेटल की डेफिनेशन क्या होती है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं क्योंकि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम का लेते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 281 मीन्स इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसको मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको मैं इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूँ कि सोडियम क्या करेगा, एनर्जी मैंने दी तो सोडियम Na प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। अगर मैं बात करूँ हैलोजन एटम की, हैलोजन एटम की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, तो इसका मतलब जो हैलोजन एटम है वो मेटल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, इतनी हाई है कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, और ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हैलोजन दे शो नॉन मेटालिक करेक्टर। ठीक है, दे शो नॉन मेटालिक करेक्टर। अब 7th पॉइंट में बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1 भी शो करेंगे, +1 भी, +3 भी, +7 भी, +5 भी। ऑल नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग में जो टेबल बनाई थी उसके अंदर बता चुकी हूँ कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कलर की। अब क्या होता है कि वही एक पॉइंट है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको जब आप एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, देन ग्राउंड स्टेट में आता है। मीन्स इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है ड्यू टू लेस, मतलब ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन लेस इन द ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। जो फ्लोरीन है वो करेगा लाइट येलो कलर शो, क्लोरीन शो करता है ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो कलर, ब्रोमीन शो करता है रेडिश कलर, रेडिश, एंड आयोडीन शो करता है डीप वॉयलेट कलर, डीप वॉयलेट कलर शो करेगा। अब 9th पॉइंट आता है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी जनरली जो इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। ठीक है, तो पॉइंट लिखेंगे हम, एक्सट्रीम केमिकल रिएक्टिविटी। एक्सट्रीम केमिकल रिएक्टिविटी किस वजह से होती है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो लो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो 160 किलोजूल पर मोल, क्लोरीन के बीच की है 243, एंड ब्रोमीन के बीच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 193,
आयोडीन के बीच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 150 कंपेयर टू ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 495 एंड हाइड्रोजन इज 458। ठीक है, मीन्स इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी कम है कि अगर मैं फ्लोरीन का एटम लूँ, इसको मुझे सिर्फ 160 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड मतलब करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा वो केमिकल रिएक्टिविटी उसकी हाई होती है। ठीक है, कंपेयर टू ऑक्सीजन अगर मैं ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करूँ, ये ईजिली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मुझे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पे अगर मेरे को इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो 160 के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एक्सट्रीम केमिकल रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न ये है कि 2p5 के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट कर लेते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे विच इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन होगी डिफरेंट halogens combine together are called interhalogen compounds। इसकी डेफिनेशन है कि डिफरेंट हैलोजन कंबाइन होते हैं और करके जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं वो इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्लोराइड, ClF3, BrF3। ठीक है, इंटर हैलोजन क्या होते हैं? दो हैलोजन एक दूसरे से कंबाइन होकर एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, उनको बोलेंगे इंटर हैलोजन। आपस में ही दोनों हैलोजन ने कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है इंटर हैलोजन के। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनका लिखा जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब रूल होते हैं लिखने के। तो पहले क्या होगा कि जब दो एटम है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ FCl। तो सबसे पहले इसका एक रूल है कि जब भी आप इंटर हैलोजन कंपाउंड को लिखोगे तो फर्स्ट में पहले पे वही एटम लिखोगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो राइट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो ClF लिखेंगे ना कि FCl। ठीक है, ये लिखेंगे क्योंकि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के कंपैरिजन में कम होगी वो आगे लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट होगा कि जो इनके बीच में बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा? मैंने आपको 4 टाइप की बॉन्डिंग बताई थी कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है। मान लो AB है, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किस टाइप की है, वो डिपेंड करती है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नियरली सेम होती है तो वो कंपाउंड होगा कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अगर हाई होगी तो स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड आयनिक होगा। तो अब क्या होता है कि जितने भी हैलोजेंस एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कोवलेंट बॉन्ड ही होगी। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंदर आप बताते हो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड आपका सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में है। तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो तीनों स्टेट के अंदर लाइक करते हैं, गैसेस के अंदर भी करेंगे, सॉलिड के अंदर भी एंड लिक्विड के अंदर भी। ठीक है, आपके एग्जाम्पल है गैसेस का ClF, BrF, ये है आपकी गैसेस के एग्जाम्पल। एंड देन BrF3, BrF5, ये है लिक्विड के एग्जाम्पल। एंड देन ICl, IBr, ये है सॉलिड के एग्जाम्पल।
मीन्स क्या होता है कि जो लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जब हम हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एंड और भी हायर हैलोजन कंपाउंड की तरफ जाएंगे वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कलर, सेकेंड बात आती है कलर की। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बने होते हैं मोस्टली फ्लोरीन से, ठीक है, वो कलरलेस होंगे। वो कलरलेस होंगे। और जो हाइयर होते हैं फ्लोरीन के अलावा, जैसे आपकी हैवियर हैलोजन से बनते हैं, ठीक है, हैवियर हैलोजन से जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, इंटर हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, वो कलर्ड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ICl होता है रेड कलर का, IBr होगा आपका ग्रे वॉयलेट कलर का। 8 पॉइंट आता है डायामैग्नेटिक नेचर। जितने भी आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, all interhalogens compounds are in diamagnetic nature. Next point is that इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर हाई ड्यू टू हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। किस कंडीशन में? अगर दो कंपाउंड के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इधर मैं लेती हूँ फ्लोरीन के साथ क्लोरीन का, ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम सी है तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो आपका क्लोरीन है दूसरा आयोडीन है, ठीक है, ऐसे टाइप के कंपाउंड जैसे मैं लेती हूँ ICl, ठीक है, ICl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेज करेगा, हाई होगा। ठीक है, सेकंड, अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब सॉरी थर्ड 10th पे चलते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इंटरनल हैलोजन कंपाउंड्स की डिक्रीज होती जाएगी, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटर हैलोजन्स कंपाउंड की अगर डिक्रीज हो जाती है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल IF, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.5 है। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू ब्रोमीन फ्लोराइड की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है। और देन CLF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 1, देन ICl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0.3 एंड IBr इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.2। मीन्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी दो हैलोजेंस के बीच की तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है वो रेडली हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयोडीन क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो फॉर्मेशन देगा हाइड्रोक्लोरिक की प्लस में HiO2, 3Cl प्लस में HiO2। एक लास्ट पॉइंट रहता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, एडिशन रिएक्शन। जो इंटर हैलोजन टाइप के कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। मैं लिखती हूँ इथीन, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इथीन का और उसके अंदर ऐड किया है ICl, देन फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट INCl, देन फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ द क्लोराइड एंड देयर स्ट्रक्चर और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।